हाय दोस्तों, तो कैसे हैं हम लोग। दोस्तों एक और शानदार वीडियो लेकर आ गए हूँ। जल्दी से देखते हैं इस वीडियो को, फिर बात करेंगे वीडियो के बारे में। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ दिनों पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर अमेरिका में थे। प्रेसिडेंट जो बाइडेन से लेकर इलॉन मस्क तक अमेरिका के हर फील्ड के सारे सुपर पावरफुल लोग मोदी जी से मिले। लेकिन क्यों? जब भी हम हमारे पीएम को किसी दूसरे देश जाता हुआ देखते हैं तो कई लोगों के दिमाग में जोक्स आने लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर दुनिया के सबसे बेस्ट ट्रैवल इन्फ्लुएंसर। लेकिन क्या सच इतना बेसिक है, या हर फॉरेन विजिट के पीछे एक इम्पोर्टेंट रीजन? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोदी जी ने अमेरिका में जाकर क्या हासिल किया। अगर आपको फॉरेन पॉलिसी को एक आसान भाषा में समझना है तो हम हर हफ्ते देश विदेश के इंपॉर्टेंट मुद्दे एक वीडियो फॉर्मेट में आपके लिए लाते हैं। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, मोदी जी किन से मिले? भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप 21वीं सदी की सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होने वाली है। ये शब्द हमारे नहीं, दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के हैं। जून 28 से 23 तक मोदी जी अमेरिका में थे और इस शॉर्ट पीरियड में कई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स और डेवलपमेंट्स हुई। न्यूयॉर्क में योगा से लेकर व्हाइट हाउस में 1000 डिग्निटरीज के सामने कांग्रेस एड्रेस और स्टेट डिनर हुआ, और आखिरी दिन इंडस्ट्री लीडर्स के साथ मीटिंग्स भी हुई। इसके अलावा मोदी जी न्यूयॉर्क में टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क से भी मिले, जहां इलॉन मस्क ने अनाउंस किया कि जल्द ही टेस्ला भारत में आएगी। I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which it is something that we intend to do. अपने विजिट के आखिरी दिन पर मोदी जी इंडियन और अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट से मिले। एक ही मंच पर शायद पहली बार गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल के सीईओज मौजूद। With the advent of AI, the opportunity for India to make more progress is definitely exciting, and we're going to support the Prime Minister's vision there. I mean, his vision for digital India, was ahead of its time. I now see it as a blueprint other countries are looking to do. साथ ही साथ आनंद महिंद्रा, मुकेश अंबानी, ज़ेरोदा के निखिल कामत भी यहाँ प्रेजेंट। इस सेशन में मोदी जी ने ग्लोबल टेक लीडर्स को मेक इन इंडिया, यानी इंडिया में, भारत में अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए एनकरेज किया। The country has moved from a very slow follower, where the government was very bureaucratic and very, very slow moving and rigid and not a dreamer, to the most innovative country in the world. इनोवेशन हैंडशेक के थ्रू रेगुलेटरी हर्डल्स कम करके दोनों देशों की कंपनीज में पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए एनकरेज किया गया। चैप्टर 2, अचीव क्या हो? ऐसे विजिट्स में अक्सर न्यूज सिर्फ इसी बात पर बनती है कि किसने किसे क्या गिफ्ट दिया, किसने कैसे फोटोज खिंचाए और किसने क्या कहा। लेकिन एक स्टेट विजिट में ये बातें काफी छोटी होती हैं। असली बातें बंद दरवाजों के पीछे होती हैं, ऐसी बातें जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद प्रूव हो सकती है। चलिए वो बातें जानते हैं। भारत और यूएसए दोनों देशों ने नए डील्स अनाउंस किए, जिनमें डिफेंस कोऑपरेशन, सेमीकंडक्टर्स और एआई में पार्टनरशिप्स अनाउंस हुई। ये सारे एरियाज भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर्स आज दुनिया चलाते हैं। आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो मानो आपके डिवाइस के ब्रेन होते हैं। ये सेमीकंडक्टर्स ताइवान और चाइना बनाता है। आज सिचुएशन ऐसी है कि अमेरिका के चाइना के साथ रिलेशंस काफी खराब हो चुके हैं और वो चाइना के लिए एक अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, और हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भारत में शुरू करने के लिए काफी हेवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अमेरिकन कंपनी माइक्रॉन भारत में $825 मिलियन इन्वेस्ट करने जा रहा है। गुजरात में सेमीकंडक्टर टेस्टिंग और असेंबलिंग फैसिलिटी बनने वाली है। 5 लाख स्क्वायर फीट का सेमीकंडक्टर प्लांट होगा, जहां इसी साल के एंड से सेमीकंडक्टर्स बनना शुरू होगा, जिनसे इन टोटल 5000 डायरेक्ट और 15000 इनडायरेक्ट जॉब्स जनरेट होंगे। भारत में लोगों को सेमीकंडक्टर्स बनाना नहीं आता, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई बात नहीं। अमेरिका ने खुद कहा है कि आप 60,000 बेस्ट इंजीनियर्स को हमारे पास भेजो और हम उन्हें ट्रेन करेंगे। अमेरिका के लैम रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये जिम्मेदारी उठाई है। ये भारत के लिए एक बड़ी चीज। डिफेंस की बात की जाए तो सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट सोसा और रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट अरेंजमेंट RDP, इन 2 अग्रीमेंट्स पर चर्चा हो रही है, जिनसे दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगी और एक दूसरे के साथ ट्रेड शुरू करेंगे। भारत की आर्म्ड फोर्सेस दुनिया की बेस्ट आर्म्ड फोर्सेस में से एक है। उनकी ब्रेवरी की कोई लिमिट नहीं, लेकिन हम टेक्नोलॉजी में पीछे है, ये एक कड़वा सच। हमारी आर्म्ड फोर्सेस को एक टेक्निकल रिवाइवल की जरूरत है। इसके बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया। अमेरिका से हाई टेक टेक्नोलॉजी हमें मिलना हमारे बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए काफी जरूरी है। जनरल इलेक्ट्रिक और HAL के बीच में GE F414 इंजिन भारत में बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है,
जिससे एडवांस जेट्स भी भारत में बन पाएंगे। एट द सेम टाइम भारत आज 80 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है और जब डिफेंस की बात आती है तो अमेरिका दुनिया का लार्जेस्ट स्पेंडर है। भारत के डिफेंस सेक्टर का टारगेट है कि आने वाले कुछ सालों में $5 बिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट, ताकि हम हमारा ट्रेड डेफिसिट कम करें और दुनिया के लिए एक इंपॉर्टेंट सप्लायर बने। लेकिन ये प्रैक्टिकल तभी होगा जब भारत एक डफार्स कंप्लायंट देश बनेगा। डफार्स यानी डिफेंस फेडरल एक्विजिशन रेगुलेशन सप्लीमेंट। नाम काफी बड़ा है लेकिन शॉर्ट में समझा जाए तो डफार्स कंप्लायंट वो देश होते हैं जिनसे अमेरिका वेपन्स खरीद सकता है। डफार्स कंप्लायंट देश कौन से है? लिस्ट देखोगे तो बात साफ हो जाती है। इनमें रशिया और चाइना ये दोनों देश शामिल नहीं है, यानी अमेरिका रशिया और चाइना जैसे देशों से किसी भी हाल में हथियार नहीं खरीदता। और अब भारत और अमेरिका के बीच डफार्स के बारे में बातें शुरू हो रही हैं। अगर ये बातें सही डायरेक्शन में जाती है तो ये भारत के लिए काफी बड़ी विक्ट्री होगी। स्पेस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और इसरो दुनिया की सबसे एफिशिएंट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। नासा और इसरो साथ मिलकर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कोऑपरेशन पर काम शुरू कर रहे हैं, जिसका फ्रेमवर्क इस साल के एंड तक रेडी हो जाएगा। ह्यूस्टन टेक्सास के नासा फैसिलिटी में भारत के एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिन्हें अगले साल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा। भारत ने हाल ही में स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स को एनकरेज किया, जिसमें से कुछ इंटरेस्टिंग स्टार्टअप्स को हम फ्रांस में विवाटेक के दौरान मिले और उनसे स्पेस के बारे में बातें भी की। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी शेयरिंग के थ्रू नासा के स्पेस मिशन के लिए ऑर्डर्स हमारे देसी स्टार्टअप्स को आ सकता है, यानी भारत में रहकर स्पेस सेक्टर में काम करना और नासा के साथ कोलैबोरेट करना यूथ के लिए पॉसिबल होगा। ये एक पॉजिटिव फ्यूचर की ओर इशारा करता है और ये सारी बातें सिर्फ हाइलाइट्स हैं, पिक्चर अभी बाकी है। 5G और 6G टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन, 35 इनोवेटिव जॉइंट रिसर्च कोलैबोरेशंस, गूगल की $10 बिलियन की भारत में इन्वेस्टमेंट, ये सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स इन मीटिंग्स के दौरान हुई। भारत और अमेरिका मिलकर इंडसएक्स सिस्टम्स बना रहे, जहां थिंक टैंक्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स मिलकर हाईटेक टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। सस्टेनेबिलिटी से लेकर कल्चरल एक्सचेंज तक इन टोटल 58 बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स होने जा रही है और ये सब सिर्फ कुछ ही दिनों की विजिट से अचीव हो। ये इस बात का प्रूफ है कि दोनों देश एक सही ट्रैक पर आगे बढ़ रहे हैं। चैप्टर 3 नेगेटिव रिएक्शन। नेचर का नियम है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और ये बात इस विजिट में भी सच साबित हुई। न्यूयॉर्क में सड़कों पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखे हुए ट्रक्स घूम रहे थे। 70 लॉ मेकर्स ने प्रेसिडेंट बाइडेन को रिक्वेस्ट की कि इन मीटिंग्स में ह्यूमन राइट इश्यूज को एड्रेस करें और रिलीजियस, प्रेस और पॉलिटिकल फ्रीडम्स की भी बात करें। जब एक जर्नलिस्ट ने ऐसा ही कुछ सवाल प्रेसिडेंट बाइडेन को पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत एक डेमोक्रेसी है और इसीलिए भारत और अमेरिका के आज अच्छे रिलेशंस हैं और चाइना के नहीं। One of the fundamental reasons that I believe the U.S.-China relationship is not in the space it is in the U.S.-Indian relationship is that there is an overwhelming respect for each other because we're both democracies. And it is in America's DNA, and I believe in India's DNA, that the whole world has a stake in our success, both of us, in maintaining our democracies. Makes us appealing partners and enables us to expand democratic institutions around the world. व्हाइट हाउस के पास इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, पीस एक्शन, वेटरन्स फॉर पीस जैसे ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा हुए और उन्होंने मोदी नॉट वेलकम और सेव इंडिया फ्रॉम हिंदू सुप्रीमेसी के नारे लगाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन, जो भारत में बैन हुई है, उसकी स्क्रीनिंग के लिए भी कई लॉ मेकर्स को बुलाया। इस पूरे नेगेटिव फीडबैक में सबसे बड़ा हाईलाइट है बराक ओबामा की कमेंट, जब उन्होंने कहा कि मोदी जी को भारत के मुस्लिम पॉपुलेशन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने चाहिए, नहीं तो भारत को अंदर से डेंजर है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका जैसा देश जिसने पास्ट में पेट्रियट एक्ट जैसा कानून लाया था, वो भारत को लेक्चर दे सकता है? इस एक्ट के थ्रू 9/11 के बाद वो किसी भी ब्राउन स्किन इंडिविजुअल को उठाकर लेके जाते, बिना किसी एविडेंस के मुस्लिम लोगों के घर में घुसकर तलाशी लिया करते, उनसे झूठी गवाही बुलवाया करते थे और उन्हें जेल में कैद करते थे, उन्हें टॉर्चर करते। क्या वो सेम अमेरिका भारत पर ऐसे सवाल उठा सकता है? आप ही मुझे बताइए। जो प्रेसिडेंट अपने टेन्योर में लिबिया, अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, पाकिस्तान, यमन जैसे देशों में ड्रोन स्ट्राइक करके सिविलियन जाने ले सकता है, वो भारत को अंदर से डेंजर है ये कैसे कह सकता है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में बताइए। चैप्टर 4 कंक्लूजन। लुक, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल। दुनिया में कुछ लोग मोदी जी को पसंद करते हैं और कुछ लोग नापसंद करते हैं, एंड दैट इज ओके। सब लोगों के पास अपने अपने रीजंस होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब लोग एक लाइन ड्रॉ करना भूल जाते। लोग मोदी जी को क्रिटिसाइज करते करते भारत को भी क्रिटिसाइज कर देते हैं।
भारत को एक बॉक्स में कैद कर देते हैं, भारत को एक लेबल लगा देते हैं जो कि सही नहीं। एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकार की हर गलती को अनदेखा करने के लिए रेडी है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पार्टी से प्यार करते हैं। और ये दोनों एटीट्यूड्स देश के लिए डेंजरस हैं, क्योंकि पहले कैटेगरी के लोग इस वीडियो के चैप्टर 2 में कही गई अनगिनत अच्छी बातों को इग्नोर कर देते हैं और दूसरे कैटेगरी के लोग चैप्टर 3 को इग्नोर करते हैं। पूरी कहानी समझने के लिए हमें एक बैलेंस की जरूरत होती है, ताकि हम एक सिचुएशन के सारे एंगल्स को समझकर देश को आगे ले जाएं। अक्सर लोग, मीडिया हाउसेस अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस में इतना उलझ जाते हैं कि काम पर फोकस करना ही भूल जाते हैं। इसीलिए इन 3-4 दिनों में हुई इतनी सारी डेवलपमेंट्स आप तक पहुंचती नहीं। और नुकसान किसका होता है? हम सबका। अच्छे डिसीजंस किसी भी लीडर के टेन्योर में क्यों ना हो, वेलकम होने चाहिए और उन्हें सबका सपोर्ट मिलना ही चाहिए। और बुरे डिसीजंस किसी भी लीडर के टेन्योर में क्यों ना हो, उन पर सवाल उठाए जाने चाहिए। जब भारत और अमेरिका एक ऑफिशियल विजिट पर एक दूसरे से मिलते हैं तो हमारे लीडर्स और उनके लीडर्स एक दूसरे से इक्वल्स की तरह मिलते हैं। यहाँ कोई ऊपर या कोई नीचे नहीं होता, सब एक टेबल पर बैठते हैं, सेम लेवल पर होता है। एट सच अ मोमेंट फोकस डिप्लोमेटिक रिलेशंस आगे बढ़ाकर अपने अपने देश के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पैदा करना होना चाहिए, ना कि नए दुश्मन बनाना। जहां दुनिया भारत को एज अ मार्केट देखती है, भारत दुनिया को एज अ फैमिली देखता है। लेकिन शायद अब हमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बदलने की जरूरत है। जो देश जिस भाषा को जानता है उसी भाषा में उनसे बात करने की जरूरत है। जिसे कैपिटलिज्म समझता है उसे कैपिटलिज्म के थ्रू ही बात को समझाना पड़ेगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस हमेशा से बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहे। हमारे ट्रेड रिलेशंस हमेशा से काफी अच्छे रहे। हमारे मिलिट्री रिलेशंस उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनली स्पीकिंग हम हमेशा से रशिया से वेपन्स खरीदते। अब रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से अमेरिका को एक काफी स्ट्रॉन्ग रीजन मिला है हमें उनकी तरफ लाने का। और जियोपॉलिटिकली अमेरिका ने हमें कभी भी सपोर्ट नहीं किया। यूएन से लेकर WTO तक सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स में उन्होंने हमें अब्यूज ही किया है और ये सिचुएशन बदलने की सख्त जरूरत है। अगर तो दोस्तों ये है आदि एंड नीहू, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, बहुत ही रिसर्च वाली वीडियोस बनाते हैं, बहुत पॉजिटिव वीडियो बनाते हैं। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत ही क्लास का चैनल है, हर वीडियो एक से बढ़कर एक होती है। और ये जो मोदी साहब का USA का विज़िट था, बहुत कमाल था, बहुत ही कामयाब था। मोदी साहब ने बहुत सारी डील्स की हैं और वो सारी की सारी डील्स जो है ना वो इंडिया के बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, बहुत फ़ायदा होने वाला है इंडिया को। मुझे मोदी साहब के ये स्टेप्स देख के बड़ा अच्छा लगता है कि यार एक पॉजिटिव थिंकिंग और अपनी राह पे चलना और अपने मुल्क को, अपनी कौम को तरक्की की राह पे लेके जाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है एक प्राइम मिनिस्टर का। और मोदी साहब इसके अंदर दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं और अपने रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। मेरे लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है। मैं तो चाहता हूँ कि यार पाकिस्तान में भी कोई इस तरह का प्राइम मिनिस्टर आए जो कि हमारे मुल्क को इतना ऊपर लेके जाए और इतना काम करे इकॉनमी के लिए और मुल्क के लिए। तो दोस्तों आप लोग की क्या राय है मोदी साहब के बारे में, इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए